नमस्कार, आज है 24 फरवरी, दिन शुक्रवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बेहद ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक यादव। हो जाइए तैयार बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। शिलांग में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, पीएम को देखने उमड़ा जन सैलाब, पीएम ने लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन, आगामी चुनाव की तैयारियों पर मंथन जारी, राहुल और सोनिया गांधी भी मौजूद। पटियाला हाउस कोर्ट ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर की बढ़ाई ईडी कस्टडी, 3 दिनों तक ईडी करेगी पूछताछ। ईडी की दलील, मिले कुछ और नए सबूत। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने दी युवाओं को सलाह, वर्क फ्रॉम होम करियर को कर रहा है तबाह। मूनलाइटिंग को भी बताया धोखाधड़ी के समान। आज इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण, बताएंगे ऑफिस आकर काम करना युवाओं के करियर के लिए बेहतर है। लगातार छठे दिन फैसला बाजार, निफ्टी 45 अंक गिरकर 17,500 के नीचे हुआ बंद। सेंसेक्स 141 अंक फिसला। मेटल, ऑटो और सरकारी बैंकों में गिरावट सबसे ज्यादा। रूस और यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरा, यूएनजीए में यूक्रेन में स्थायी शांति के लिए प्रस्ताव पारित, भारत और चीन ने बनाई दूरी। अब वक्त हो गया है देश की तमाम ऐसी बड़ी खबरों का जो पूरे दिन भर सुर्खियों में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागालैंड और मेघालय में चुनावी रैली में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने मेघालय के शिलांग में कहा कि कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है वो निराशा के गर्त में डूब चुके हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस प्यार और आशीर्वाद का कर्ज वो मेघालय का विकास कर चुकाएंगे। नागालैंड में एक चुनावी रैली में पीएम ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को वो कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं बल्कि अष्टलक्ष्मी मानते हैं। पीएम ने कहा कि नागालैंड के लिए उनका मंत्र है पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड में चुनाव प्रचार के दौरान नागालैंड बीजेपी के प्रमुख और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री इम्ना अलोंग की तारीफ की। पीएम ने कहा कि अलोंग के विचारों को दुनिया सुनती है और उन्होंने पूर्वोत्तर का प्रतिनिधित्व किया है। पीएम ने कहा कि इंटरनेट पर अलोंग ने तूफान ला रखा है और हर कोई उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ करता है। तेमजिन इम्ना ने भी पीएम की तारीफ पर खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि गुरुजी ने बोल दिया, बस धन्य हो गए। इम्ना ने इसके साथ ही पीएम के उस बयान की क्लिप भी साझा की। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिना शर्त माफी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कांग्रेस नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पवन खेड़ा ने माफी मांग ली है। इसको लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने तंज कसा है। शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि आरोपी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने लिखा कि वो आशा करते हैं कि सार्वजनिक स्थानों की पवित्रता को बनाए रखते हुए अब से कोई भी असभ्य भाषा का उपयोग नहीं करेगा। असम पुलिस मामले को फॉलो करेगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने आज विधानसभा में विदाई भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को जिताने के लिए वो अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो फिर से राज्य का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके येदियुरप्पा ने पहले ही चुनावी राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा कि आरएसएस की वजह से यहां तक पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य में बड़े पैमाने पर यात्रा करने और बीजेपी को सत्ता में लाने का अपना संकल्प दोहराया। अमृतसर में अजनाला पुलिस स्टेशन पर हुए हमले के बाद पंजाब पुलिस वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के आगे झुक गई है। पुलिस ने उनके साथी को रिहा कर दिया है। पुलिस ने कोर्ट में लवप्रीत तूफान को केस से डिस्चार्ज करने की एप्लीकेशन दायर की, जिसके बाद कोर्ट से लवप्रीत तूफान की रिहाई के आदेश जारी हो गए। आज अमृतपाल सिंह के साथ लवप्रीत तूफान को रिहा कर दिया गया। आज फिर अमृतपाल खालिस्तान समर्थकों के साथ इकट्ठा हुआ। ये सभी हथियारों के साथ नजर आए।
महाठग सुकेश चंद्रशेखर की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 दिन की कस्टडी बढ़ा दी है। ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर की 4 दिन कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। दरअसल जेल में डाली गई रेड में सुकेश की सेल से 1.5 लाख रुपए की चप्पल और महंगी जीन्स बरामद की गई थी। अपनी सेल में हुई छापेमारी के बाद सुकेश फूट फूट कर रोने भी लगा था। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली में मंडोली जेल के जेलर दीपक शर्मा और जय सिंह पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। ईडी के मुताबिक कुछ नए तथ्य और सबूत मिले हैं जिसकी जांच की जानी है। बिहार में जातिगत जनगणना शुरू होने से उत्तर प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी यूपी में सड़क से सदन तक माहौल बनाने में जुट गई है। अखिलेश यादव ने विधानसभा में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा देती है लेकिन जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती। कालीकट से दम्माम जा रही एक फ्लाइट का हाइड्रोलिक फेल हो गया जिसके चलते उसे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट डायवर्ट किया गया। इसके बाद एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फ्लाइट को एयरपोर्ट पर 12:15 बजे लैंड करा लिया गया। सूत्रों का कहना है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट में 182 यात्री सवार थे। कालीकट से टेक ऑफ के दौरान विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया। इसके बाद आनन फानन में पायलटों ने फ्लाइट का ईंधन अरब सागर में डंप किया और विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई। इस दौरान एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लागू रही। दिल्ली एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के नतीजों को लेकर हंगामा शुरू हो गया। सूत्रों का दावा है कि राज्य चुनाव से आए अधिकारियों ने 3-3 सीट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी को जीतने का रिजल्ट बनाकर दिया, लेकिन महापौर ने रिजल्ट के बाद एक वोट को रद्द घोषित कर दिया। इस पर निगम सचिव और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अब महापौर ने दोबारा गिनती के आदेश दिए हैं लेकिन अधिकारी भी तैयार नहीं है। बीजेपी पार्षद इसका विरोध कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कवर स्टोरी से। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने युवाओं को सलाह दी है कि वो वर्क फ्रॉम होम के जाल में ना फंसें। उन्होंने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम उनके करियर को खत्म कर देगा, ये उन्हें आलसी बनाएगा और उनके कॉम्पिटिटिव एज को खत्म कर देगा। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानेंगे क्यों ऑफिस आकर काम करना युवाओं के लिए, उनके करियर के लिए बेहतर है, इसके फायदे क्या क्या हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे खास मेहमान के साथ चर्चा। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने वर्क फ्रॉम होम की एक बार फिर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि रिमोट वर्क यानी ऑफिस से दूर रहकर घर से काम करना कभी सफल नहीं रहा है। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम को युवाओं के लिए आलसीपन बताया है। नारायण मूर्ति का कहना है कि आज का मेहनती युवा वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में काम पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि घर के काम के साथ वो ऑफिस का भी काम करता है। नारायण मूर्ति ने मूनलाइटिंग यानी 2 नौकरियां एक साथ करने की निंदा भी की है। उन्होंने कहा कि युवा इस जाल में न फंसे। मूनलाइटिंग युवाओं के करियर को तबाह कर रहा है क्योंकि एक साथ 2 नौकरियों की वजह से काम पर फोकस नहीं रहता है, साथ ही 2 जगहों के काम का प्रेशर भी रहता है। ऐसे में युवाओं को मूनलाइटिंग से बचना चाहिए। नारायण मूर्ति ने पहले भी मूनलाइटिंग को धोखाधड़ी करार दिया था। कोविड महामारी के चलते देश में वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत हुई थी। लॉकडाउन के चलते कंपनियों का काम प्रभावित न हो, इसलिए कई कंपनियों ने इस कल्चर को अपना लिया था। कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद भी कई कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को ही तवज्जो दे रही हैं, जबकि कई कंपनियां इस कल्चर के खिलाफ हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के चलते कंपनियों का काम प्रभावित हो रहा है। दूसरी तरफ नौकरी जाने के डर से कर्मचारियों ने मूनलाइटिंग भी शुरू कर दी क्योंकि मूनलाइटिंग कर्मचारियों के लिए इनकम का डबल सोर्स है, जिसका विरोध कई कंपनियां करती आई हैं। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति पहले भी दोनों कल्चरों के खिलाफ थे। इस बार उन्होंने वर्क फ्रॉम होम को युवाओं के करियर ग्रोथ के लिए खतरा बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वर्क फ्रॉम होम कोविड काल में कुछ कंपनियों के लिए वरदान साबित हुआ, तमाम टेक कंपनियों के लिए वरदान साबित हुआ, लेकिन अब इसकी आलोचना भी हो रही है। हमारे साथ रजनीश सिंह, मैनेजिंग पार्टनर सिंपली एचआर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। और रजनीश जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल ये होगा कि नारायण मूर्ति जी ने वर्क फ्रॉम होम को करियर के लिए नुकसान बताया है, उनका असेसमेंट कितना सही देख रहे हैं आप?
देखिए, बदलते समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए, और मेरा मानना है कि एम्प्लॉयर्स को थोड़ी कहीं न कहीं फ्लेक्सिबिलिटी बरतनी चाहिए, और समय को देखते हुए अगर हम देख रहे हैं कि टैलेंट अगर आपसे बोल रही है कि मुझे एक ऑप्शन दीजिए घर से काम करने का या कहीं से भी काम करने का, और मेरे मायने में मैं देख रहा हूँ ये हर लेवल पे अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत जूनियर लेवल पे बातचीत हो रही है, ऐसी बातचीत हर लेवल पे हो रही है। और मेरा मानना होगा, थोड़ा-सा डिफ़र करूँगा मूर्ति जी के कमेंट से कि इसके कारण लोग लेज़ी हो जाएँगे या अपना उनका करियर ग्रोथ पे असर पड़ेगा। अ, मैं मेरा व्यू है कि इसको थोड़ा इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी ज़रूरी है एम्प्लॉयर्स को। बिल्कुल, आपको लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी रखनी ज़रूरी है। एक और सवाल मेरा ये होगा कि वर्क फ्रॉम होम एक सुविधा है, जो आप भी मानते हैं। उनका कहना है कि ये लोगों को आलसी बना देगा। पर क्या ये कहना ठीक होगा कि जो घर से काम कर रहा है, वो कामचोर हो जाएगा, आलसी हो जाएगा? ये कहना कितना ठीक है? और ये कुछ ज़्यादा हार्ड शब्द नहीं है, कुछ ज़्यादा हार्ड आलोचना नहीं है? बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा ही कठोर शब्द यूज़ हो गए कि लोग आलसी हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। शुरू में जब पैंडेमिक में वर्क फ्रॉम होम का जब शुरू हुआ मॉडल, तो शुरू में हो रहा था लोगों को कि लोग शायद काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, बट धीरे-धीरे ऐसे सिस्टम्स आ गए, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि आप लोगों का काम को भी ट्रैक कर पा रहे थे अपने ऑफ़िस से। तो मेरा मानना है कि लोग ऐसा नहीं है कि वो आलसी हो जाते हैं या किसी काम पे असर पड़ता है। मैं तो देखूँगा और ये मानूँगा कि अब 2 साल जब पैंडेमिक भी रहा, लोग जब घर से काम किया तो ऐसा नहीं है कि बिज़नेसेस रुक गई थी, बिज़नेस कंटिन्यूटी बरकरार रही, कंपनीज़ अच्छा परफ़ॉर्म की हैं, लोगों ने अपने लाइफ़ में बैलेंस ला के रखा, फैमिली के लिए टाइम दे सके, ट्रैफ़िक में नहीं फँसे हुए हैं। तो ये कई ऐसी अच्छी-अच्छी बातें भी हैं, पॉज़िटिव चीज़ हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम के लिए फ़ेवर में जाती है। बिल्कुल सर, काफ़ी चीज़ें हैं जो वर्क फ्रॉम होम के फेवर में जाती हैं। वर्क फ्रॉम होम से कर्मचारी का कॉम्पिटिटिव एज खत्म हो जाता है। लोग एक साथ जब ऑफिस में काम करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना होती है। क्या आपने अपने अनुभव से इसे सही पाया है? देखिए, मैं उस कॉम्पिटिशन को भी मैं दूसरे नज़र से देखूँगा। येस, डेफ़िनिटली एक एडवांटेज रहेगा, कोई ऑफ़िस से काम करेगा। बट मैं जब फ्लेक्सिबिलिटी की शुरू में बात कर रहा था, तो जैसे ये हाइब्रिड एक मॉडल की बात चल पड़ी है। कहीं न कहीं अगर हम हाइब्रिड का एक मॉडल रखेंगे जिसमें कि लोग शायद 2 या 3 दिन ऑफ़िस में आएँ और बाकी 2 दिन घर से काम करें, तो उससे हम एक संतुलन बना के रख सकते हैं और कॉम्पिटिशन को भी हम टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और सवाल ये बनता है कि कहा जा रहा है कि दफ्तर में काम करने के दौरान कलीग से आप काफ़ी कुछ सीखते हैं, आप इंटरैक्ट करते हैं, आप फिजिकल दुनिया में रहते हैं। वर्क फ्रॉम होम उन लोगों के लिए नहीं है जो जीवन में महत्वाकांक्षी हैं। ये टिप्पणी कितनी सही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं मानूँगा, ऐसी भी कमेंट के ऊपर भी मेरे अपने विचार होंगे। देखिए, आप हम लोग एक ग्लोबल कंपनी में काम करते हैं, जैसे मैंने एक एमएनसी में काम किया था, तो हम लोग तो कॉल्स पे तब से हम लोग नौकरी करते आए हैं और कंट्रीज़ बतौर कंट्रीज़ हम लोग लॉगिन करते थे और काम होता था। ऐसा नहीं थी कि हम लोग फिज़िकल मीट कर रहे हैं। तो आज की तारीख में जब ज़ूम और ये टीम्स और ये तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स आ गई हैं, तो चीज़ें और भी ईज़ी हो गई। तो इसलिए मेरा मानना है कि यस, फेस टू फेस में डेफिनेटली डिफरेंस आता है काम करने में, मगर ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी अगर हम उसको ठीक से यूज करें, अच्छी तरह यूज करें, तो अब टेक्नोलॉजी भी हमारे साथ साथ चल रही है और कहीं ना कहीं हमें काफी उसमें कंफर्ट भी आया है लोगों को काम करने में। बिल्कुल। लेकिन एक और बात है सर कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से महिलाओं के लिए एक तरह से इसे हम कहेंगे कि वरदान साबित हुआ था, क्योंकि खासकर उन महिलाओं के लिए जो जिनके बच्चे हैं, जिनकी शादी की वजह से प्रोफेशनल लाइफ छूट गई थी, वो प्रोफेशनल लाइफ से बाहर हो गई थी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम ने उन्हें वापस एक मौका दिया है, काम पर आने का एक चांस दिया है। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम को अगर बड़ी कंपनियां डिस्करेज करेंगी, नारायण मूर्ति जी अगर डिस्करेज करेंगे, या और भी कई कंपनियां हैं जो इसकी आलोचना कर रही हैं, तो क्या फिर से महिलाओं को प्रोफेशनल करियर से बाहर जाने का एक रास्ता नहीं दिख रहा है? क्या फिर से ग्रहण लगता हुआ नहीं दिख रहा है उनके प्रोफेशनल करियर पर? बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट आपने रेज किया, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट मैं कहूंगा इसको।
और डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखिए महिलाओं की तो एक चीज है, मैं मान के चलूंगा कि जो हस्बैंड्स भी थे उनके लिए भी एक फैमिली के लिए टाइम निकालना, टाइम स्पेंड करना उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा। और उनको ये पता चला है कि घर में कितने तरह तरह के चैलेंजेस होते हैं जब आप घर से काम करते हैं। तो मेरे मेरे मायने में यस, जो वुमेन वर्कफोर्स है उनको डेफिनेटली ये थोड़ा डिस्करेजिंग लगेगा, और उसीलिए काफी फ्लेक्सिबिलिटी की बातचीत हो रही है और काफी कंपनीज अपने पॉलिसीज में ये मान के चल रहे हैं कि कोई महिला अगर अपनी मैटरनिटी पे है या कोई किसी कारणवश अपना ब्रेक ले रही है तो उनका हम लोग तभी भी एम्प्लॉयमेंट हम लोग बरकरार रख रहे हैं, ये जानते हुए कि अच्छा टैलेंट मिलना उतना आसान रहा नहीं है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है टैलेंट मिलना। तो अगर कोई लेडी एम्प्लॉय अच्छी परफॉर्मर है और उनको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो ये बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉयर्स इसको कंसिडर करें। ठीक बात है। मूर्ति जी ने मून लाइटिंग पर भी बात की है, इसे उन्होंने धोखाधड़ी करार दिया है। क्या ये कड़ी आलोचना, ये भी सख्त आलोचना नहीं है? बहुत ही ज्यादा सख्त आलोचना है और मैं मान के चलता हूं कि देखिए मून लाइटिंग भी, अगर देखिए मैं एचआर का हूं तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो कंपनीज बहुत प्रोग्रेसिव हैं वो उन्होंने पॉलिसीज निकाली हैं मून लाइटिंग पे, बड़ी क्लियरली उन्होंने क्लॉजेस डाली हैं कि आप हमारे काम से रिलेटेड कोई काम नहीं करोगे मून लाइटिंग में, हमारे कंपनी से रिलेटेड कंपटीशन के लिए काम नहीं करोगे। जब तक वो आप मान रहे हो और उसको फॉलो कर रहे हो तो आप उसके अलावा आप कोई अपना हॉबी है, कोई और इंटरेस्ट है, उसके लिए आप समय निकाल रहे हो अपने पर्सनल टाइम से, तो इसमें किसी एम्प्लॉयर को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें एक और चीज मैं समझना चाहूंगा सर आपसे कि मून लाइटिंग अगर कंपनियों की पॉलिसी को नहीं तोड़ रहा है, अगर उनके पॉलिसी से इतर वो कोई काम कर रहे हैं जिससे कि उनकी एक अलग से अर्निंग हो रही, तो इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, मैं तो बिल्कुल इसको फॉर हूँ मून लाइटिंग में, एज लॉन्ग एज कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो कंपनी के काम से, कंपनी के प्रोडक्ट से, कंपनी के सर्विस से, जहां तक वो सब कुछ बिल्कुल सही है। तो उसके अलावा अगर किसी एम्प्लॉय को ये मौका मिलता है कि अगर वो परमिशन ले ले अपने कंपनी से, अपने बॉस से कि मैं ये दो चीज और करना चाहता हूँ जिससे मेरी थोड़ी एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी, इसमें मेरे को नहीं लगता है कि किसी मैनेजर को, किसी लीडर को इस पे ज्यादा आपत्ति जतानी चाहिए। रादर मैं तो मानूंगा कि इसको थोड़ा एनकरेज भी करना चाहिए। बिल्कुल, इसको एंकरेज भी करना चाहिए। एक और चीज़ समझना चाहेंगे आपसे कि कहीं कहीं देखा गया है कि लोग अपने करियर की शुरुआत में ही वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं, घर से निकल कर काम करने से बचना चाहते हैं। तो जाहिर है कि शुरुआत में अधिक एक्सपोजर की ज़रूरत होती है, अधिक एक्सपीरियंस की। आप जब ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ काम करते हैं, ऑफिस के माहौल में काम करते हैं, तो वो शायद करियर की शुरुआत में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं नारायण मूर्ति जी की जो टिप्पणी है वो ठीक भी लगती है, लेकिन इसे जनरलाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बोला आपने, लास्ट लाइन आपका बिल्कुल सही था, जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। और मैं फिर से एचआर के उसके हैट से लगा करके मैं सोच रहा हूँ आपका इस पॉइंट के ऊपर, ये हम लोग शायद क्लासिफिकेशन क्या कर सकते हैं कि आप इतना समय तक एक कंपनी में काम करें तब आपको एक हाइब्रिड या फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि जो एंटर कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में पहली बार, आई थिंक उनके लिए शुरू से ही अगर वो वर्क फ्रॉम होम में आ जाएंगे तो यस उनको डिफिकल्ट होगा, बाद में अगर किसी और नौकरी में उनको ऑफिस में काम करना पड़े तो उनको दिक्कत आएगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, सोच ये रहेगा कि शुरू के समय में करियर में डेफिनेटली वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहिए। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, फैमिली आ गई आपके लाइफ में, तो अगर उस समय अगर एचआर पॉलिसीज अलाउ करती हैं कि आप फ्लेक्सिबिलिटी चूज कर सकते हैं, हाइब्रिड मॉडल चूज कर सकते हैं, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। ठीक बात है। एक और सवाल सर मेरा ये होगा कि जाहिर है कि आप एचआर, एज ए एचआर आपने तमाम पूरी दुनिया में या कोविड टाइम में जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम आया तो लोगों ने देखा कि काम तो हो ही रहा है, वर्क फ्रॉम होम से भी हो रहा है, ऑफिस में भी हो रहा है। लेकिन ये बात सत्य है कि जो ऑफिस में काम, जो ऑफिस के माहौल में, उस डेकोरम में काम होता है, वो घर पे नहीं हो पाता है। घर पे आप डिस्टर्ब होते हैं कई कई कारणों से। कितना अफेक्ट होता है अगर दोनों को हम कंपेयर करें, ऑफिस में और वर्क फ्रॉम होम को, तो कितना डिफरेंस होता है, कितना अफेक्ट होता है काम वर्क फ्रॉम होम से? देखिए असर तो पड़ता है। अब आप देखिए, अगर हम वर्कफोर्स को देखेंगे तो कई ऐसे हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, कर्मचारी होते हैं जो कि बहुत ही छोटे से शायद वन रूम सेट में रह रहे हैं, और अगर मैरिड है ऊपर से तो ये तो आप मान के चलो कि दिक्कत बहुत आती है।
क्योंकि आपको वो पर्सनल स्पेस नहीं मिलता है जहाँ पर कि आप कंसंट्रेट कर सकें, फोकस कर सकें काम के ऊपर। कोई ना कोई, अगर आप कॉल पे भी बैठे हैं, पीछे से कोई आ रहा है, जा रहा है, कुछ आवाजें आ रही हैं, तो ये तो मान के चलना चाहिए कि यस, वर्क फ्रॉम होम ऐसी सिचुएशन में बहुत सूटेबल रहेगा जहाँ पर कि आपके घर पे एक अलग से एक कमरा हो या एक ऐसा आपने वर्क स्टेशन बना लिया है जो कि अनइंटरप्टेड हो। तो उस एंगल से अगर आप देखेंगे तो यस, वर्क फ्रॉम होम में दिक्कतें भी आती हैं। और जहां इसीलिए मैं मान के ये चलता हूं कि जो सिंगल लोग हैं और जिनके पास में स्पेस का प्रॉब्लम है, उनके लिए तो वर्क फ्रॉम ऑफिस तो बहुत ही ज्यादा, वो तो चाह रहे थे कि वो कब ऑफिस आ जाए, क्योंकि कैफेटेरिया में भी खाना मिल जाता है, वो पिक एंड ड्रॉप मिल जाती है, तो वो सब फैसिलिटीज डेफिनेटली हेल्प करती है काफी लोगों को। बिल्कुल। एक और अंतिम सवाल सर आपसे ये होगा कि वर्क फ्रॉम होम सिर्फ जब कोविड आया है तो पूरी दुनिया में आया है वर्क फ्रॉम होम, पूरी दुनिया ने वर्क फ्रॉम होम की अहमियत को समझा है, कंपनियों ने उसकी अहमियत को समझा है। कई कंपनियां तो ऐसी थी जिन्होंने एम्प्लॉयज़ के घर में पूरा पूरा सेटअप किया है। ऐसे में पूरी दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है? जैसे कि नारायण मूर्ति जी ने जो अपने विचार रखे हैं, जो आलोचना उन्होंने की है, वो कहीं कहीं ठीक भी है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा उसको समझने की ज़रूरत है, जनरलाइज नहीं कर सकते जो हमने आपने बात की। लेकिन पूरी दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है? क्या वापस वर्क फ्रॉम होम से लोगों को ऑफिस में लाने की तैयारी हो रही है, या फिर हाइब्रिड मॉडल की जो हम बात करते हैं कि कभी कभी घर से, या हफ्ते में 3 दिन घर से और 4 दिन ऑफिस से, क्या अभी पूरी दुनिया में क्या ट्रेंड कैसा चल रहा है? अगर आप दुनिया का ट्रेंड देखिए, आपको इसको सेक्टर वाइज देखना पड़ेगा। जहां पर कि बिना ऑफिस आए हुए अगर काम नहीं होता है, जो ऐसा रोल हो, तो वहां तो लोग वापस आ गए हैं ऑफिस में, और कंपनीज ने भी इंश्योर किया है कि आपको रिपोर्ट करना है ऑफिस में। और कंपनीज फिर ये भी आइडेंटिफाई किया उन्होंने, खास करके आईटी सेक्टर में उन्होंने देखा है कि जो जो रोल अगर हम लोग रिमोटली कर सकते हैं, ग्लोबली मैं बोल रहा हूँ, तो वहां पर तो डेफिनेटली लोग घर को छोड़ दीजिए, वो कहीं और किसी और शहर में जाकर के कुछ रेंट लेकर के रह रहे हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। तो लोग, जैसे मैं कह रहा था, वर्क फ्रॉम एनीवेयर वाला मॉडल भी काफी लोगों ने अपनाया है ग्लोबली, और अलग अलग जगह से काम कर रहे हैं वो लोग। तो ये तो ट्रेंड डेफिनेटली है। बट यस, ज्यादातर कंपनियां लोगों को वापस बुलाई हैं, खास करके इस 1 जनवरी इस साल के समय से मैं देखा हूं कि काफी कंपनीज वापस अपने लोगों को, बट साथ साथ कई ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने कि हमेशा के लिए उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि हम लोग हमेशा वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे या वर्क फ्रॉम एनीवेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ से कहीं कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। कुछ कंपनियों की कॉस्ट भी बचती है जब वर्क फ्रॉम होम लोग करते हैं। हालांकि हाइब्रिड मॉडल भी कुछ कंपनियों ने अपनाया है। तो नए ट्रेंड बढ़ते जा रहे हैं, और नारायण मूर्ति जी की टिप्पणी अपनी जगह कहीं कहीं सही है, कहीं कहीं पर सही नहीं है। तो लोग अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया करेंगे रजनीश सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस पूरी विषय पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए धन्यवाद सर। छटनी के दौर के बीच नौकरी पेशा लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर आई है। एचआर फर्म एऑन के सर्वे के मुताबिक इस साल भारत में कंपनियां कर्मचारियों को 10.25% से अधिक की हाइक देने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में मंदी की आशंका के बीच छटनी का दौर चल रहा है। भारत में भी कॉस्ट कटिंग के नाम पर कुछ छटनी हो रही है। इस कठिन दौर में भी भारत में नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। एचआर फर्म एऑन ने कहा है कि इस साल भारतीय कर्मचारियों की सैलरी में एवरेज 10.25% से थोड़ी अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत में सैलरी में डबल डिजिट की इस ग्रोथ को अच्छा कहा जा सकता है। एऑन ने अपने सर्वे में 40 सेक्टर्स से जुड़ी करीब 1400 कंपनियों को शामिल किया है। इसमें से 46% कंपनियां इस साल डबल डिजिट में सैलरी बढ़ाने की तैयारी में है। हालांकि उम्मीदों वाली ये हाइक पिछले साल के औसतन 10.5% की सैलरी हाइक से भले ही थोड़ा कम है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर जो इकोनॉमिक अस्थिरता है उसे देखते हुए 10.25% से अधिक की सैलरी हाइक साफ तौर पर भारत की मजबूत इकोनॉमी की ओर इशारा करती है। किन किन सेक्टर्स में हैंडसम सैलरी हाइक होगी, इसे लेकर सर्वे में कहा गया है कि 12.25% से ज्यादा सर्वाधिक बढ़ोतरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में होने की उम्मीद है। वहीं सर्विस सेक्टर्स से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए भी 11.25% के करीब सैलरी हाइक की उम्मीद जताई गई है। टेक प्लेटफॉर्म कंपनियां 11%, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड सर्विसेज 11.25%, फाइनेंस सेक्टर में 10% के आसपास सैलरी हाइक की उम्मीद जताई गई है। जबकि सर्वे में लाइफ साइंस और रिटेल से जुड़ी कंपनियों की सैलरी हाइक डबल डिजिट से थोड़ा कम यानी 9.25% के करीब रहने की उम्मीद है। वहीं हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट और सीमेंट इंडस्ट्री में
सैलरी हाइक बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। सर्वे के मुताबिक इस साल ब्राजील में 7.2%, इंडोनेशिया में 6.7%, चीन में 6.3%, फिलीपींस में 5.9%, मलेशिया में 5.2% और सिंगापुर में 4.8% की सैलरी हाइक की उम्मीद है। ऐसे में भारत में डबल डिजिट में यानी 10.3% की सैलरी हाइक को बेहद अच्छा माना जा रहा है। भारत को लेकर एऑन के इस रिपोर्ट में इसलिए दम है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कॉर्न फेरी भी अपनी सर्वे में भारत में इस साल 9.8% की सैलरी हाइक की उम्मीद जता चुका है। वहीं मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म आर्थर डी लिटल के सर्वे में कहा गया है कि करीब 62% भारतीय सीईओज ग्लोबल ग्रोथ पर बुलिश हैं, तो 60% सीईओज ने केपेक्स जारी रखने की बात कही है। यानी इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ की रफ्तार रुकने वाली नहीं है, बल्कि आगे इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि देश में टैलेंट की जरूरत होगी और इसके लिए कंपनियां हैंडसम सैलरी देने के लिए भी तैयार रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। में बढ़ते हैं कुछ और खास खबरों की ओर। प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट के दौरान राज्य को हजारों करोड़ों रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। पंजाब के मोहाली में 2 दिनों से जारी समिट का आज आखिरी दिन है। इस समिट की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल की थी। इस इन्वेस्टर्स समिट में देश और विदेश के सैकड़ों उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। इन्वेस्टर्स समिट के दौरान राज्य को अब तक 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। आज मुख्यमंत्री मान ने कहा कि राज्य सरकार एमएसएमई को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पंजाब मेडिकल टूरिज्म का हब बन सकता है। हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहे कि आपको आने होगा, आपको नहीं हमने ये दिखाना है, हमने वो। नो, आप आइए, देखिए, आपको अच्छा लगता है, कौन सा एरिया अच्छा लगता है वहां देखिए, ज्योग्राफिकली आपकी इंडस्ट्री के लिए कौन सा एरिया फिट बैठता है वो देखिए, आपका कौन सा कस्टमर आपका टारगेट है वो देखिए, आसपास के हाईवे देखिए, लोकल रूरल एरिया में सड़कें देखिए, कुछ चाहिए हमें बताइए, लेकिन अपनी मनमर्जी से आइए। जो दिल से मनमर्जी से आते हैं वो कहीं जाते नहीं हैं। फिर वैसे भी पंजाबियों के बारे में ये फेमस है कि दोस्ती एक बार हो जाती है। दोस्त लफ्ज़ जो है वो हिंदी का लफ्ज़ है, दोस्त। इसका जो मतलब है ये इसी लफ्ज़ में ही छुपा हुआ है। सिर्फ एक डैश लगा दो, 2 डैश सत्य, 2 सच्चाइयाँ। दोनों तरफ से सच है तो दोस्त, अगर एक तरफ से है तो दोस्त नहीं है। उसके लिए और नाम बने हैं, मित्र, जानकार, नोन टू मी, वो और लफ्ज बने हैं क्योंकि इसका मतलब उसके साथ वो दोस्त कुछ ही होते हैं, बस चंद उंगलियों पे गिनने वाले। पंजाब इन्वेस्टर्स समिट पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ पंजाब के मोहाली से हमारे संवाददाता अनमोल गुलाटी। बताइए अनमोल, क्या रहा दूसरे दिन इन्वेस्टर समिट में, कितना निवेश आया, किसने किसने निवेश किया, क्या अपडेट है ओवरऑल बताइए। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब इन्वेस्टमेंट पंजाब जो एक समिट जो किया पंजाब सरकार द्वारा किया गया, 2 दिन का ये समिट था। इस समिट की अगर बात की जाए तो इस बार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का साफ तौर पे कहना था कि किसी भी तरीके के एमओयूज पर हम भरोसा नहीं करते। पहले भी इन्वेस्टमेंट समिट्स हुए, उसमें एमओयूज साइन किए गए, लेकिन उन एमओयूज को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इस बार अगर पंजाब के इन्वेस्टमेंट समिट की बात की जाए तो प्रोग्रेसिव समिट के अंदर काफ़ी इन्वेस्टर्स जो कि वो दूर दूर से है। सबसे बड़ी बात ये थी जो पंजाब की ऐसी मंडियाँ है, आपको बता दें कि पंजाब के अंदर मंडी गोबिंदगढ़ ऐसी एक जगह है जिसको एशिया की सबसे बड़ी स्टील की मंडी माना जाता था, लेकिन टाइमली ग्रेजुअली जो कि है वो मंडी जो कि है वो ख़त्म होने लगी। लेकिन उस मंडी को दोबारा से जो कि है रिप्लेनिश करने के लिए सरकार अब कोशिश कर रही है। साउथ की कई कंपनीज ऐसी जो कि हैं जो स्टील प्रोड्यूस करती हैं, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अपना स्टील प्रोवाइड करती हैं, वो मंडी गोबिंदगढ़ में अपना प्लांट लगा रही हैं। लगभग 260 करोड़ सिर्फ मंडी गोबिंदगढ़ के अंदर लग रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के अंदर कई ऐसी जगहें हैं जिनको मिनी गोवा के नाम पे जाना जाता था, लेकिन उनको आज तक मिनी गोवा या फिर किसी भी टूरिज्म स्पॉट का दर्जा नहीं दिया गया।
तो वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स जो की है शुरू किए जाए, उसके लिए कोशिश की गई, जिसके लिए वंडरला कंपनी जो की है वो भी पंजाब में इस वक्त मौजूद है और जगह जगह पे अपने सर्वेस भी कर रही है। यानी कहा जाए कि एमओयूज इस बार साइन नहीं हुए, लेकिन साफ तौर पे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का यह कहना था कि तमाम जो कंपनीज अब पंजाब में आई हैं, बेशक ट्राइडेंट की बात की जाए, बेशक आईटीसी की बात की जाए, ये वो कंपनीज है जो पंजाब में आएंगी, पंजाब में आके अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स लगाएंगी। इन प्रोडक्शन यूनिट से दो फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि पंजाब की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं ठीक होती नजर आएगी, और दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट की जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी वो भी कहीं ना कहीं दुरुस्त होती नजर आएगी। जितनी कंपनीज आ रही हैं उनसे जो कि कंडीशंस दो दी गई और उनको कहा गया कि पूरा सपोर्ट जो कि दिया जाएगा, किसी तरीके का सीएलयू का झंझट नहीं होगा, किसी भी तरह की परेशानी उन इन्वेस्टर्स को नहीं होगी पंजाब में। लेकिन दो कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन होगी कि पंजाब की आबो हवा खराब ना हो, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि जो लोकलाइट्स जो युवा हैं उनको रोजगार दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अनमोल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के मूल में आतंकवाद है। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए जयशंकर ने कहा कि कोई भी देश अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल सकता अगर उसका मूल उद्देश्य उद्योग आतंकवाद है। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का निशाना साधते हुए जयशंकर ने कहा कि आतंकी समूहों को समर्थन ही उसकी आर्थिक समृद्धि के लिए बड़ी बाधा है। No country is ever going to come out of a difficult situation and become a prosperous power if its basic industry is terrorism. You know, as today, as someone in politics, if I were to look at any big decision I'm making, I would also look at what is the public sentiment. You know, I would have a pulse. What do my people feel about it? And I think you know the answer. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू हो गया है। इसमें हिस्सा लेने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी रायपुर पहुंचे हैं। पार्टी की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं होगा और कांग्रेस अध्यक्ष को सदस्य नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कल यानी 25 फरवरी को दोपहर 11:30 बजे सोनिया गांधी महाधिवेशन को संबोधित करेंगी। 26 फरवरी को राहुल गांधी प्रिलिमिनरी सेशन को संबोधित करेंगे। उसी दिन 2 बजे खड़गे का अंतिम भाषण होगा और 3 बजे पब्लिक रैली होगी। पंजाब के अमृतसर में अजनाला पुलिस स्टेशन पर हुए हमले के बाद पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह के आगे झुक गई है। पुलिस ने उसके साथी को रिहा कर दिया है। दरअसल पुलिस ने कोर्ट में लवप्रीत तूफान को केस से डिस्चार्ज करने की एप्लीकेशन दायर की, जिसके बाद कोर्ट से लवप्रीत तूफान की रिहाई के आदेश जारी हो गए थे। तो फिर वहीं आज फिर अमृतपाल सिंह खालिस्तान समर्थकों के साथ इकट्ठा हुआ। ये सभी हथियारों के साथ देखे गए। और अब बात आज के शेयर बाजार की। हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 142 अंकों की गिरावट के साथ 59,464 और निफ्टी 45 अंकों की कमजोरी के साथ 17,466 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 92 अंकों की गिरावट रही। बाजार में गिरावट का ये लगातार छठा दिन रहा। आज बाजार की इस गिरावट में ऑटो, मेटल और बैंकिंग स्टॉक्स सबसे आगे रहे। और मार्केट में आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। बताइए कुशल। जी, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन और मंथली सीरीज के पहले दिन बाजारों में आज सुस्ती का माहौल ही रहा। जितनी एक्सपेक्टेशंस शुरुआती 1-1.5 घंटे में हम लगाकर चल रहे थे कि बाजारों में आज अच्छी रौनक लौटती हुई दिखेगी, एक्सपायरी के बाद कहीं ना कहीं उध्वस्त होती हुई दिखी। बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी का रुझान आज के सत्र में नहीं बना, बट कुछ एक स्टॉक्स जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ थी वहां पर आज आपको मुनाफा वसूली देखने को मिली। इनफैक्ट आप देखिए निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की सूची तो अच्छी खासी थी, जिसके अंदर डिविज लैब,
एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व और कोल इंडिया शामिल थे। बट नंबर्स तो ठीक थे, बट परसेंटेज वाइज अगर आप गेंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गेंस यहाँ पर नहीं थे। उसके मुकाबले गिरावट निफ्टी में जिन शेयरों में हुई वहाँ पर गिरावट ज़्यादा थी। मिसाल के तौर पर आप हिंडाल्को देखिए, 5% से ज़्यादा का दबाव वहाँ पर देखने को मिला। और इनफैक्ट आप मेटल पैक ही पूरा लगभग इंडेक्स लेवल पर, इंट्राडे लेवल पर 3% से ज़्यादा की गिरावट वहाँ पर ऑलरेडी आपको आज आती हुई नजर आई थी। अदानी एंटरप्राइजेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स पर आज दबाव भी देखने को मिला। यही नहीं, कुछ स्टॉक्स इन फोकस भी रहे थे। ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, यहाँ पर आप देखिए शानदार तेजी आज बनी, 20% के ऑलमोस्ट सर्किट पर भी ये टच करता हुआ दिखा। महिंद्रा सीआई 17% के गेंस दिखाए। आखिरी आधे पौने घंटे में यहाँ पर भी शानदार तेजी अगेन फिर से बनती हुई नजर आई और हायर हाइज इसने बनाए थे। जेंटेक सरप्राइज मूव, एक सरप्राइज स्टॉक 15% के गेंस के साथ आज यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे रिटर्न आते हुए दिखे होंगे। गेल पिछले 2 दिनों से बहुत ही अच्छी अपनी रनअप दिखा रहा है और आज के दिन में भी आप देखिए 5-5.25% के शानदार गेंस यहाँ पर भी आते हुए नजर आए। टॉप गेनर्स में आईबी रियल एस्टेट तो था ही 12% के गेंस के साथ ही आज का और एक सरप्राइज मूवर पीबी फिनटेक, आप देखिए ऑलमोस्ट 10% तक की तेजी इसने भी दिखाई दी। शीला फोम, जीएनएफसी जैसे स्टॉक्स पर भी 5% की गेंस थे, पर गिरावट कहाँ थी? यहाँ पर मैक्रोटेक डेवलपर्स आप देखिए 11.5% तक का दबाव, बड़ा दबाव इनफैक्ट मैं कहूँगा यहाँ पर आता हुआ दिखा। साथ ही सीएससी, सेरा सैनिटरी वेयर जैसे स्टॉक्स पर भी दबाव थे। तो मिड कैप और स्मॉल कैप जो शेयर थे वहाँ पर मिला जुला रुझान था। और अगर आप फ्रंटलाइन इंडेक्स लेवल पर बात करेंगे तो यहाँ पर दबाव आपको खासा मेटल इंडेक्स के हिसाब से आज के दिन में आता हुआ नजर आया। अब देखना होगा कि सोमवार को जब हम बाजार में वापस लौटेंगे किस तरह का वहाँ पर रुझान आता हुआ नजर आता है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका कुशल मार्केट अपडेट देने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं अमेरिकी बाजारों का हाल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डाउ जोन्स गिरावट में है, 441 पॉइंट की गिरावट है। नैस्डैक में भी 211 पॉइंट की गिरावट है और एसएनपी 500 में 60 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी अमेरिकी बाजार भी गिरावट के साथ नजर आ रहे हैं। भारी गिरावट कहेंगे इसको, भारी गिरावट के साथ दिख रहे हैं अमेरिकी बाजार भी। और अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की 10 बड़ी खबरों की टेक टॉप 10। हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया। आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। हर हफ्ते की तरह आज हम फिर हाजिर हैं टेक्नोलॉजी से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स के साथ। स्मार्टफोन से लेकर टीवी तक, लैपटॉप से लेकर गैजेट्स तक, जानिए इस हफ्ते क्या हुआ खास। इन्फिनिक्स का इनबुक Y1 प्लस लैपटॉप लॉन्च हो गया है। इसमें 10 घंटे का बैटरी बैकअप है, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, साथ ही इंटेल कोर i3 10th जनरेशन प्रोसेसर भी दिया गया है। कंपनी ने स्मार्ट 7 स्मार्टफोन को भी लॉन्च किया है। इसमें 6000 mAh की बैटरी दी गई है, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज भी दिया गया है। नथिंग फोन 1 ने नया अपडेट जारी किया है। Android 13 बेस्ड OS 1.5.2 अपडेट जारी किया गया है। इससे फोन में एप्स पहले के मुताबिक 50% ज्यादा तेज चलेंगे। कैशे क्लियर करने के लिए सेल्फ रिपेयर फीचर को भी जोड़ा गया है। WhatsApp ने पिक्चर इन पिक्चर फीचर जारी किया है। ये फीचर iOS यूजर्स के लिए है। इस फीचर से यूजर्स वीडियो कॉल के दौरान दूसरे एप्स का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। PIP सपोर्ट से यूजर का वीडियो कॉल स्क्रीन पर एक छोटी विंडो में चलता रहेगा। ट्विटर के बाद अब मेटा ने भी ब्लू टिक को पेड कर दिया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ब्लू टिक के लिए पैसे देने होंगे। मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि वेब यूजर्स को हर महीने $11.99 यानी कि करीब $1000 देने होंगे। वहीं iOS और एंड्रॉइड यूजर्स को $14.99 यानी कि $1240 देने होंगे। अभी ये सर्विस न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शुरू की गई है, बाकी देशों में जल्द ही रोल आउट हो जाएगी। फायरबोल्ट ने लॉन्च की रोलेक्स जैसी लुक वाली स्मार्ट वॉच। इसका नाम है फायरबोल्ट ब्लिजर्ड। इसमें HD रेजोल्यूशन वाली 1.28 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसमें हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 सेंसर, स्लीप ट्रैकर और विमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल मॉनिटर भी दिया गया है। HP ने लॉन्च किया गेमिंग लैपटॉप ओमेन 17। इसमें 17.3 इंच का डिस्प्ले है, 13th जनरेशन इंटेल i9 प्रोसेसर है, QHD 2K रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट 240 हर्ट्ज दिया गया है। इसका स्टार्टिंग प्राइस $2,69,990 है। पेट्रॉन ने लॉन्च किए बेस बर्ड्स जन ईयरबड्स। बर्ड्स की बैटरी 40 mAh है। ईयरबड्स में 10 mm डायनेमिक ड्राइवर्स हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलेगा। बर्ड्स में लो लेटेंसी ऑडियो और वीडियो सिंक का भी फीचर दिया गया है।
पोको ने लॉन्च किया C55 स्मार्टफोन। MediaTek Helio G85 चिपसेट के साथ आता है फोन, साथ ही मिलती है 5000 mAh बैटरी। पोको का C सीरीज फोन Android 12 पर बेस्ड है। इसकी टॉप मॉडल की कीमत 10,999 रुपए है। अब ब्लड शुगर टेस्ट करना होगा और भी आसान। एप्पल की नई स्मार्ट वॉच में ग्लूकोज मॉनिटरिंग फीचर जोड़ा जा सकता है। इसकी मदद से डायबिटिक पेशेंट ब्लड शुगर टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। ChatGPT ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एक ई बुक लॉन्च की है। ये AI रिटन ई बुक Amazon के Kindle पर अवेलेबल है, यानी अब किताब लिखने का सपना सभी के लिए हो सकेगा पूरा। तो ये थी टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए ज़े बिजनेस। जोमेटो ने घर के खाने को लेकर एक नई सर्विस लॉन्च की है। क्या है इस सर्विस में खास, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण दुबे। देखिए, जोमेटो ने एक नई सर्विस शुरू की है और इस सर्विस का नाम है जोमेटो एवरीडे। दरअसल जोमेटो का ये मानना है कि लोग जब दूसरे शहरों में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मिस अगर किसी चीज़ को करते हैं तो वो अपने घर के खाने को है, क्योंकि जब वो दूसरे शहरों में जाते हैं तो वो होटल से तो खाना मंगा लेते हैं लेकिन अपने घर का खाना जो है वो नहीं खा पाते। और इसी घर के खाने को अपने ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए जोमेटो ने सर्विस शुरू की है, जोमेटो एवरीडे। दरअसल जो हाउस शेफ्स होते हैं उनके साथ जोमेटो ने टाई अप किया है और अगर आप घर का खाना खाना चाहते हैं तो जोमेटो के ऐप पे जाके आप इन हाउस शेफ से ऑर्डर कर सकते हैं और सीधे आपको घर का खाना जो है वो मिलेगा। ये सेम टू सेम जो टिफ़िन सर्विसेज रहती है उसके तरह काम करेगा। फिलहाल ये जो है सर्विस इस कंपनी ने गुरुग्राम में शुरू की है और सुबह 8:30 से 3:30 बजे के बीच में आप ऑर्डर कर सकते हैं। सुबह के टाइम पे नाश्ता और दोपहर के टाइम पे खाना जो है उसका आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो शुरुआती खाना होगा उसका रेट करीब 89 रुपीज़ के आसपास रखा गया है। तो अगर आप मिस कर रहे हैं अपने घर का खाना और किसी और सिटी में है तो उसके लिए जोमेटो ने आपके लिए एक सेवा शुरू की है। इसके ऊपर काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई है, जिसमें मॉर्गन स्टैनली यहाँ कहता है कि ये सर्विस जो है एज अ एक्सपेरिमेंट इस कंपनी ने शुरू की है। अगर चल गई तो ठीक है, लेकिन नहीं चली तो जोमेटो इस सर्विसेज को बंद भी कर सकता है। और इनका कहना है कि इस कदम से इस कंपनी का जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, यानी कि ओवरऑल वॉल्यूम जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। लेकिन क्योंकि इसका प्राइस पॉइंट थोड़ा नीचे है, इसके लिए हो सकता है कि इस कंपनी के मुनाफे में उतना फ़ायदा ना हो। कुछ भी हो, लेकिन ग्राहकों के लिए ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जोमेटो की तरफ से जो टिफ़िन सर्विसेज है बेसिकली अगर आप देखेंगे उसी को शुरू किया गया है। इसका नाम जोमेटो ने दिया है जोमेटो एवरीडे। फिलहाल गुरुग्राम में शुरू किया है, तो गुरुग्राम में अगर आप रहते हैं और अगर आप घर का खाना खाना चाहते हैं तो जोमेटो की सेवा का जो यूज़ है वो आप पूरी तरह से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वरुण इस पूरी जानकारी के लिए। 24 फरवरी 2022 से 24 फरवरी 2023 तक एक साल खत्म हो गया है, लेकिन दुनिया को आधुनिक युद्ध और उसके दुष्परिणामों से परिचित कराने वाला महायुद्ध यानी रूस यूक्रेन वॉर खत्म नहीं हुआ है। ये युद्ध कब खत्म होगा, किन शर्तों पर खत्म होगा, कितना नुकसान करके खत्म होगा और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन तमाम सवालों का जवाब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल और उसका जवाब कि आखिरकार इस युद्ध में रूस अब तक यूक्रेन को हरा क्यों नहीं पाया है और दुनिया को वॉर खत्म करने के लिए इंडिया की याद क्यों आ रही है। यूक्रेन में रूस की ओर से हमले अब और भी तेज हो गए हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी यूक्रेन के खार्किव इलाके में है। Ukraine will never be a victory for Russia. Never. Подобных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну. एक महाशक्ति और दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला देश होने के बावजूद अगर रूस यूक्रेन को अब तक नहीं झुका पाया तो इसके पीछे अमेरिका और नेटो से यूक्रेन को मिलने वाला अनलिमिटेड सैन्य सहयोग, मिलिट्री ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस, जो महाशक्तिशाली रूस के सामने यूक्रेन के हथियार को खत्म होने नहीं दे रही। अमेरिका नेटो प्रायोजित इस वॉर में अब तक अमेरिका 3,85,000 करोड़ रुपए, ब्रिटेन 42,000 करोड़ रुपए, यूरोपीय यूनियन 27,3200 करोड़ रुपए, पोलैंड 20,2900 करोड़ रुपए, जर्मनी 20,2900 करोड़ रुपए
और कनाडा 11,589 करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को दे चुके हैं। इसके अलावा नेटो में शामिल 30 देश, यूरोपीय यूनियन के देश और अमेरिका के दूसरे सहयोगी देश भी यूक्रेन को खुलकर हथियार और मदद दे रहे हैं। इसके जवाब में रूस ने भी अपने हथियारों का प्रोडक्शन 4 गुना कर दिया है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार सैनिकों की बड़े पैमाने पर भर्ती भी की है। इस वक्त यूक्रेन वॉर जोन में सबसे भीषण लड़ाई बखमुत में चल रही है। वॉर जोन में मौजूद जी न्यूज की इस युद्ध पर नजर टिकी है। बखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच 1-1 इंच की लड़ाई चल रही है और रूस ने यूक्रेन को बखमुत में ही तीनों ओर से घेर लिया है। पुतिन की प्राइवेट आर्मी कही जाने वाली वैगनर ग्रुप यहाँ युद्ध लड़ रही है। वॉर जोन की परिस्थितियां बता रही हैं, युद्ध चलता रहेगा और दुनिया को लगता है इस युद्ध को महाविनाशक होने से सिर्फ और सिर्फ भारत रोक सकता है। कीव से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत की कोशिश है कि युद्ध जल्दी खत्म हो, बातचीत से समाधान निकले, पर भारत के पड़ोसी चीन की तरफ से जंग में लड़ाकू ड्रोन सप्लाई करने की खबरें आ रही हैं। दुनिया को डर है कि अगर चीन ने हथियार दिए तो ये युद्ध की आग में पेट्रोल डालने जैसा होगा। अब चाइनीज ड्रोन से युद्ध लड़ेंगे पुतिन। पहले ईरान, अब चीन के हथियारों से रूस का बेड़ा पार। यूक्रेन के कई शहरों पर रशिया ने इस ड्रोन से अटैक किया। इसका नाम है शहीद 136, जो ईरान से बना एक तरह का फ्लाइंग ड्रोन बम है। इसके अगले हिस्से में बारूद होता है और जब तक इसे अपना टारगेट नहीं मिल जाए, यह आसमान में मंडराता रहता है। टारगेट से टकराते ही एक धमाका होता है और ड्रोन सहित टारगेट भी तबाह हो जाता है। ईरान के इस ड्रोन ने रूस का काम आसान कर दिया। यह आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता और इसे मार गिराना मुश्किल होता है। अब दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना चीन से एडवांस ड्रोन खरीद सकती है। हालांकि चीन का विदेश मंत्रालय इस खबर को अमेरिका की साजिश बता रहा है। ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दुश्मन पर हमले के लिए अब सैनिकों के बदले ड्रोन्स को भेजा जाता है। चीन ने सस्ते और लड़ाकू ड्रोन बनाने का पूरा इकोसिस्टम बनाया है, जो अब एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। मेड इन चाइना ड्रोन में जमीन पर निगरानी रखने के कैमरा लगा होता है। ये ड्रोन्स मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम पर भी गिरा सकते हैं। यूएई, पाकिस्तान, इजिप्ट, अल्जीरिया और सर्बिया जैसे देशों ने चीन से कॉम्बैट ड्रोन खरीदे। एक रिसर्च के मुताबिक चीन ने 17 देशों को करीब 280 से ज्यादा लड़ाकू ड्रोन बेचे हैं। ऐसे लड़ाकू ड्रोन युद्ध के मैदान में टैंक जैसे खतरनाक हथियारों को भी सरेंडर के लिए मजबूर कर देते हैं। यानी चाइनीज ड्रोन की ताकत मिली तो यूक्रेन के टैंक डायरेक्ट रूस के टारगेट पर आ जाएंगे। एक जर्मन मैगजीन का दावा है कि रूस की सरकार ने एक चाइनीज कंपनी के साथ 100 ड्रोन खरीदने की बातचीत की है और इन ड्रोन्स की डिलीवरी अप्रैल महीने में होने वाली है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि उन्हें रूस और किसी चाइनीज कंपनी के बीच हो रही बातचीत की जानकारी नहीं है। एक्सपर्ट्स ऐसे दावे कर रहे हैं कि चीन का ड्रोन ईरानी ड्रोन से ज्यादा एडवांस और घातक है। एक बार चीन से ड्रोन की सप्लाई शुरू हुई तो यूक्रेन वॉर जोन में ड्रोन युद्ध शुरू हो जाएगा। अमेरिका की तरफ से ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें चीन से रूस को हथियारों की सप्लाई होने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि जिनपिंग सरकार के दावे इसके ठीक उलट हैं। क्या रूस और चीन के बीच सिर्फ ड्रोन के लिए बातचीत होगी? ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि चीन के हाइपरसोनिक हथियारों में रूस की दिलचस्पी हो सकती है। युद्ध की वजह से रूस के हाइपरसोनिक हथियारों का स्टॉक कम हो गया है। हाल में ही रूस ने इनका प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर दिया है। यानी संभव है कि पुतिन इन घातक हथियारों के लिए जिनपिंग की मदद लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ इंडिया 360 के इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।